कर लेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, डॉक्टर रणवीर जी और डॉक्टर प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी को। मैं इस कार्यक्रम से और विपिन जी के आयोजन से भी बहुत अभिभूत हूं कि ऐसा भी छात्र हित के लिए कोई स्वयं को आहूत कर सकता है। आहुति देना तो बड़ी बात है, परंतु स्वयं को आहूत करना एक बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा जगत के लिए है विपिन जी के रूप में। और विपिन जी के बारे में मैं ज्यादा तो अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि समय और प्रकरण मुझे इसकी अनुमति नहीं देता है। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ वही करूंगा, परंतु फिर भी मैं विपिन जी के लिए ये कहना चाहूंगा कि देश तो क्या, विदेशों में भी विपिन जी के छात्र स्टूडेंट जुड़े रहते हैं। उनसे शिक्षा और संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विपिन जी ने जितना कार्य किया है, और निस्संदेह ये कार्यक्रम हम लोगों को, हम सभी छात्रों को भी अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर करेगा। आगामी उद्बोधन के लिए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं निमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर गणेश टी पंडित जी को, जो कि शिक्षा जगत में स्वयं ख्याति लब्ध हैं। आपका परिचय कराना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी ही बात होगी। आपके बारे में काफी कुछ डॉक्टर विपिन जी ने पहले ही बता दिया है कि शिक्षा जगत में इतने ख्याति लब्ध, इतना ज्यादा कार्य आपने जो समाज के लिए किया है। हम सब आपके कार्यों के लिए आभारी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर गणेश टी पंडित जी। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वादौ आचार्यान् प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम सिंहवर्यान् साष्टांगं प्रणम्य परोक्षं प्रणम्य तदग्रे आचार्यान् रणवीर सिंह वर्यान् नमस्कृत्य मिस शिवा वर्यान् आपृच्छ्य रविकुमार महोदयान् आपृच्छ्य ये भागग्राहिणः सन्ति तान् सर्वान् आशीर्भिः अनुगृह्य सिद्धतायाः हेतु, सिद्धता हेतु मूल मंत्र, सिद्धता निमित्तकः मूल मंत्रः। इस विषय में अस्मिन् विषये अहं किंचित विवरितुम् इच्छामि। वैसे तो मूलतः हम सब संस्कृत के, तो संस्कृत में ही शुरू करना सही लगा, इसलिए संस्कृत से ही शुरू किया मैंने। मेरे लिए जो विषय दिया है सिद्धता हेतु मूल मंत्र, मैंने कहा कि हम सब संस्कृत के हैं तो हम कुछ भी आप विषय दे दीजिए हमें, हम उसका विश्लेषण करेंगे, दलकृत्य विश्लेषण, हर एक शब्द का विश्लेषण करने लगते। अब बात है सिद्धता, और मुझे डॉक्टर विपिन कुमार झा जी कह चुके हैं कि आप एजुकेशन के हैं तो फर्स्ट पेपर से थोड़ा बताइए बच्चों को करके। देखिए, पहला जो शब्द है सिद्धता, सिद्धता के बारे में ही एडवर्ड ली थॉर्नाडाइक करके एक साइकोलॉजिस्ट है, आप सुने होंगे। वो कहते हैं जो प्राणी, वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मनुष्य से ज्यादा अन्य जंतुओं के ऊपर विश्वास ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य जो है उसको वे लोग साइकोफिजिकल एनिमल मानते हैं, इसीलिए जो भी प्रयोग करते हैं पशुओं के ऊपर प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं जो प्राणी सिद्ध है, तत्पर है, अभ्यासरत है, वो जल्दी सीखेगा, वस्तु स्थिति को समझेगा। तो इसको हम यहां पर भी लागू कर सकते हैं। जो सिद्ध है, जो तत्पर है, नेट परीक्षा के लिए जो सिद्ध है, कायेन वाचा मनसा, तन मन धन, मतलब वो पूर्ण रूप से जो सिद्ध है, जो तत्पर है और जो अभ्यासरत है, वो अवश्य सफल होगा। तो सिद्ध, और मंत्र शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, मननात् मंत्र उच्यते। आपको परीक्षा पास करनी होगी तो आपको
उस विषय का मनन करना होगा, उस विषय पर आपको हम सब बाहर से प्रेरणा तो दे सकते हैं, आपके अंतःसत्व या अंतःशक्ति जो है उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, मगर अंतःशक्ति यदि सुप्त है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात अवश्य याद रखिए, नेट के बिना पीएचडी व्यर्थ है और पीएचडी के बिना नेट व्यर्थ है। कौमुदी यदि कंठस्था व्रताभाष्ये परिश्रम, कौमुदी यदि कंठस्था व्रताभाष्ये परिश्रम। कौमुदी नहीं पढ़े हैं तो महाभाष्य को क्या पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़े हैं कौमुदी को नहीं देखे तो उसका भी कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए नेट की भी आवश्यकता है, पीएचडी की भी आवश्यकता है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग शॉर्टकट, विपिन जी पहले ही कह चुके हैं कि शॉर्टकट देखते हैं। 2009 से पहले जो पीएचडी किए, 2015 से पहले जो पीएचडी किए, उनके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिसूचना बीच बीच में आती रहती है, वो चंचल अधिसूचनाएं हैं। जो सरकारी सूचनाएं होती है वो अत्यंत चंचल होती है। ऐसी सूचनाओं के ऊपर आप भरोसा करके मैं नेट पास नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ऐसा यदि आप सोचेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा मत सोचिए। और एक बात, नेट की तैयारी नहीं, जेआरएफ की तैयारी करूंगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी मैं करूंगा, ऐसे आप सोचिए। आप आसमान तक नहीं पहुंचेंगे तो पेड़ के ऊपर अग्रभाग तो पहुंचेंगे अवश्य। मैं नेट की तैयारी नहीं, जेआरएफ की तैयारी करूंगा, ऐसे आप सोचिए। कम से कम आप नेट तो पास कर सकते हैं। मतलब आशावादी बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए, तो अवश्य आप सफल तो होंगे। और दिन में 2 घंटे पढ़ने के लिए रखिए, अवश्य दिन में 2 घंटे पढ़ने के लिए रखिए। वो खास करके प्रातः काल जो होता है, आप बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आपको बहुत बड़ी एक कमी यह है कि ऑक्सीजन, आपको सुबह के समय ही कुछ ऑक्सीजन या प्राणवायु मिल सकती है, बाकी समय आप कार्बन डाइऑक्साइड ही पीते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह के समय उठ के पढ़ना अच्छा है। और नियमित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए ऑनलाइन कक्षाओं में। डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, योजकस तत्र दुर्लभ। आवाज आ रही है ना विपिन जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी समस्या है ही है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपका जो चेहरा है उसे देख के मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो होती है उसमें आप अवश्य पार्टिसिपेट कीजिए। मैं जहां तक जानता हूं, जाह्नवी पत्रिका जब शुरू की थी तब बहुत लोगों का रेस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया है, वो उतनी अच्छी नहीं थी प्रतिक्रिया। मगर आजकल कोरोना ने ऐसा कर दिया कि मजबूरी में सब ऑनलाइन में आ रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हो, जो परंपरागत विद्वान लोग हैं, वो सब ऑनलाइन से या परोक्ष शिक्षा से घृणा करते थे। उनको सभा या प्रत्यक्ष जो गोष्ठी होती है उसी में अधिक रुचि है। फूल माला के बिना तो वो बोल भी नहीं सकते। ये भी एक समस्या थी, खास करके मैं परंपरागत विद्वानों के बारे में यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूं, मगर वो भी मजबूरी में अभी गूगल मीट और जूम के माध्यम से, जूम रूम कहते हैं उसको, उसका भी एक विशेषण है, तो उसके माध्यम से जुड़ने लगे हैं। तो ऑनलाइन में आप अवश्य संलग्न रहिए, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, ये आप यदि समझ सकेंगे तो आप अवश्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक बात है, भारत में इतने सारे ये है, ओरिएंटेशन कराने वाले बहुत सारे हैं। मैं तो एक देखा विपिन जी, इतना आश्चर्यचकित हो गया। अरिहंत करके है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इतने सारे किताब छापती है वो संस्था, मगर मैंने संस्कृत का जो सीटेट का पेपर देखा, उसमें कितने शब्द शुद्ध है, पहले प्रश्न से ही गलत। शिक्षण, उसमें लिंग वचन विभक्ति को जोड़ के पढ़ना होगा, ऐसे कर दिए हैं। मैंने तुरंत फोन करने वाला भी था, क्योंकि अशुद्ध सामग्री, अस्पष्ट सामग्री जो मुद्रित है
इसलिए कोई कहेगा कि मैं अरिहंत का किताब पढ़ के संस्कृत में नेट पास करूंगा, ये तो गगन कुसुम है, तो असंभव है। मैं जहां तक जानता हूं, कल भी बहुत सारे जो मेरे छात्र हैं जो ओएसटीटी परीक्षा लिखते हैं, उत्कल के छात्र ज्यादा हैं, तो वो लोग भी जो पढ़ते हैं वो सीटेट से रिलेटेड ही है। तो सीटेट लिखिए, ओएसटीटी लिखिए, यूपीएससी परीक्षा लिखिए, नेट लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, मगर आपको शिक्षा के बारे में जानना होगा, एजुकेशन के बारे में जानना ही होगा। और यहाँ पर जितने करीब 90 पार्टिसिपेंट्स है, उनमें जितने कितने लोग बीएड किए हैं मुझे पता नहीं है, मगर जितने लोग बीएड किए हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो लोग आराम से फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे, आराम से, मतलब जो पढ़े हैं वास्तव में, मतलब बीएड करना है करके जो किए हैं वो ये भी नहीं कर सकते हैं, मगर क्योंकि लर्निंग है, टीचिंग लेवल्स है, ये सब है। मैंने देखा 10 कैटेगरी है फर्स्ट पेपर में, 10 कैटेगरी में करीब 7-8 कैटेगरी जो है या खंड है या उपविषय है, वो सब एजुकेशन से रिलेटेड है। आप साहित्य के हो, वेदांत के हो, वैशेषिक दर्शन के हो, सांख्य दर्शन के हो, पुराण इतिहास के हो, जो कुछ भी हो आप, मगर जब तक आप फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित है उन छात्रों में विद्वान लोगों की कमी है करके, मगर विद्वान लोग भी फंस जाते हैं फर्स्ट पेपर में, जहां तक मैं जानता हूं विपिन जी, क्योंकि ये लोग परंपरागत शिक्षण ही पा चुके हैं, इनको आधुनिक शिक्षा या शिक्षा शास्त्र के बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो सूत्रधार के रूप में और प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम सिंह जी और प्रोफेसर रणवीर सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, इनके मार्गदर्शन में सूत्रधार के रूप में जो विपिन जी चला रहे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अवश्य आप पास करेंगे, इतना तो विश्वास है। और हम सब विपिन जी के साथ हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। तो हम भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जब तैयारी की थी, 200 मार्क्स के लिए मैंने जब एक पूर्व तैयारी परीक्षा जो की थी उसमें सिर्फ 40 मार्क्स दिया था, सबके सब फेल करवाया था मैंने, इतना टफ दिया था। और अंत में जितने भी 60-70 पार्टिसिपेंट्स थे, सब विद्यापीठ के ही थे, परिसर के ही थे, सबके सब पास हो गए, एक भी फेल नहीं है, सबके सब सिलेक्टेड। मतलब प्रशिक्षण ऐसा होता है, ओरिएंटेशन ऐसा होता है, इसको मजाक में मत लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और एक बात है, नीट की तैयारी जब जो करते हैं उनको यदि आप देखे हैं तो पता चलेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है। नीट परीक्षा के लिए, मेडिकल के लिए सिर्फ 2 घंटे में सोते हैं वो लोग, हमें उतना करने की जरूरत ही नहीं है। संस्कृत वाले हैं, हमें प्राथमिक ज्ञान संस्कृत में है, और जो नहीं है वो देने के लिए विपिन जी है, ये विश्वविद्यालय है, तो इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नीट परीक्षा के लिए जितना मेहनत करते हैं, मेडिकल इंजीनियर के लिए जितना, सीटेट परीक्षा के लिए जितना, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जितनी तैयारी करते हैं, उसका सिर्फ 10% या 20% हम करेंगे तो भी हम सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं है, हम होंगे ओरिएंटेशन के बाद हम अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। एक योजक की आवश्यकता थी संस्कृत क्षेत्र में, एक संयोजक की आवश्यकता थी, और जो वस्तुनिष्ठ या प्रामाणिक या विश्वसनीय संयोजक की आवश्यकता थी। अब तक मैं इस क्षतिपूर्ति को करने के लिए किसी को नहीं देखा था, इसलिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे, क्योंकि मैं ऑनलाइन से जुड़ा रहता हूं। जो भी चला रहे हैं अस्त व्यस्त या असंबद्ध ही चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है। मैं कहता हूं इस प्रश्न ही गलत है तो उत्तर कहां से मैं बताऊं, जब प्रश्न ही गलत है तो उसका उत्तर कैसे मैं बताऊं। मैं 2-3 सरकार के जो पब्लिश्ड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स है उसमें भी बहुत सारी गलतियां, फिर ग्रेस मार्क्स देते हैं 3-4 बार। ये तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये लोग मुझे पता नहीं है। मैं 3-4 विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र निर्माण या मूल्यांकन आदि में भी जाता हूं, मगर मुझे लगता है कि इतनी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं नेट में ऐसी समस्या नहीं है,
तो पहला हमारा विषय है, विपिन जी मैं शुरू करूंगा, फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ठीक ठीक। बोल सकता हूँ ना मैं थोड़ा? हाँ हाँ, 10-15 मिनट अभी टाइम है। हाँ 10 मिनट है ना अभी मुझे? हाँ ठीक है। आरंभ गुरुवी क्षेणी क्रमेण, ये ना हो। मेरा कहने का मतलब है अभी तो उत्साह से बहुत सारे जुड़े हैं। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनाना। आप शुरू में तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं मैं देखा हूं, बहुत सारे लोग जो होते हैं शुरू में तो अत्युत्साह होता है, बहुत लोग आते हैं। बीच बीच में जो लेफ्ट होते हैं ना, उनको भी मैं देखता रहता हूँ, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कौन लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं उनमें कोई मेरा छात्र है क्या, वो भी मैं देखता हूँ, देखा भी हूँ। एक दो मेरे छात्र भी है, शिवम शुक्ला जी को मैं जानता हूँ। ठीक है, हम पहला विषय पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस जो है शिक्षण अभिरुचि। देखिए संपूर्ण शिक्षा शास्त्र जो है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ है यहाँ पर आधुनिक जो शिक्षा शास्त्र है, जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि वेदांग शिक्षा शास्त्र भी है, शिक्षा व्याकरणम छंद निरुक्तम ज्योतिषम तथा, वो नहीं है। यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस से रिलेटेड है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्या है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो अवश्य होंगे, उसमें आपको जानना अवश्य होगा। शिक्षक कौन है, शिक्षण क्या है, शिक्षण के कितने स्तर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, अधिगंता कौन है। अधिगंता मीन्स छात्र, शिष्य, अंतेवासी, विद्यार्थी, उसको अधिगंता ही कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी से भरा है। शुरुआत में तो साइकोलॉजी है, तो लास्ट में आईसीटी भी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन भी है। तो हम तो ये रोज पढ़ाते भी हैं, इसलिए हमें तो आसान है। मगर जब हम नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तब तो हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। हम तो ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड एट लास्ट ऐसे करके ही अभ्यास, मतलब अभ्यास किए, असफल हुए, फिर अभ्यास किए, फिर असफल हुए, अंत में तो अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, भगवद गीता में तो यही कहा है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास कीजिए आप अवश्य, 3 महीने में आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो संचालक है वो शिक्षक है, आप याद रखिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का जो कोऑर्डिनेटर है वो होता है शिक्षक, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र बिंदु है छात्र। सेंटर पॉइंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है छात्र, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का औपचारिक केंद्र है विद्यालय। ये जो पारिभाषिक शब्द है जिनको शिक्षा शास्त्री लोग प्रयोग करते हैं उनको आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा परीक्षाओं में। जो नहीं बीएड जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। और लेवल्स ऑफ लर्निंग, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर करके 3 स्तर हैं। जैसे हम प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण कैसे कहते हैं, उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। वो जब पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, या तो हम ही समझाएंगे। स्मृति स्तर मतलब याद करने का स्तर है। उस स्तर में बच्चे क्या क्या याद कर सकते हैं, उनको क्या क्या याद करने वाला विचार या विषय वस्तु कंटेंट पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और स्मृति स्तर के जो छात्र या अधिगंता होता है उनका स्वरूप क्या है, उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वे कैसे रहे, उसमें किन किन अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग या अनुप्रयोग कर सकते हैं, ये सब वहां पर है। उसके बाद लर्नर या अधिगंता के बारे में, अधिगंता कैसे सीखता है, अभ्यास से सीखता है, अनुबंधन से सीखता है, अभिप्रेरणा से सीखता है, या अंतर्दृष्टि से सीखता है, या अनुकरण से सीखता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको लर्निंग थियरीज पढ़ना होगा, अधिगम के सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत है, हल के अधिगम सिद्धांत है, और गेस्टाल्ट थियरीज जो है वर्दिमर, कोफका, कोहलर, इन लोगों का अधिगम सिद्धांत भी पढ़ना होगा आपको। और थॉर्नडाइक के बाद ये गिलफोर्ड जैसे लोग हैं,
पियाजे जैसे लोग हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जितने भी तत्व है उसके बारे में आपको सामान्य परिचय होना जरूरी है। आप शिक्षण कला करके एक किताब मिलती है, जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप एक बार शिक्षण कला करके, शालिग्राम त्रिपाठी जी का किताब है, बाकी भी है, रघुनाथ सफाया जी का भी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपको फुर्सत मिलेगी तब आप पढ़िए। दूसरा विषय है रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं हर एक विषय में एक एक किताब भी बताते जाता हूं, उसको आपको पढ़ना होगा। और कोचिंग क्लास में आपको या इस ओरिएंटेशन में आपको अवश्य पार्टिसिपेट करना ही होगा। साथ में ही कुछ आपको भी व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान क्या है? हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं या अध्येता हैं, वे लोग जानते हैं कि प्रयागराज में जो गंगानाथ झा परिसर है, वहां से उन लोगों को 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है, रिसर्च कोर्स वर्क, वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वहां पर मैं भी पढ़ाता हूं। और मदन मोहन झा जी जो है जम्मू परिसर के निर्देशक, वहां पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, मैं वहां भी जुड़ा हूं। रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको विनोद पुस्तक मंदिर का एक किताब है, शैक्षिक अनुसंधान करके, उस किताब विनोद पुस्तक मंदिर का एक किताब है शैक्षिक अनुसंधान करके, उसको आपको पढ़ना होगा। खाना तो हम दे सकते हैं, खिला नहीं सकते आपको, तो आपको खुद खाना पड़ेगा। सर्वं दातुं शक्यते परंतु खादयितुं न शक्यते, भवन्तः स्वतः एव खादेयुः। सर्वं दातुं शक्यते, अंतः यदि इच्छा एव न भवति किमपि कर्तुं न शक्यते। हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप खुद यदि इंटरेस्ट के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ संभव है। तो अनुसंधान क्या है? अनुसंधान के मुख्य रूप से अनुसंधान कुछ नहीं है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। व्यवस्थित रूपेण क्रियमाणः प्रयासः एव अनुसंधानम। ये तो सरल है, पीपीटी भी मैं बना के रखा हूं, चाहिए तो विपिन जी को मैं फॉरवर्ड करूंगा अनुसंधान के बारे में। वैसे तो बच्चों को भी मैं दे देता था जब भी कोचिंग क्लास होता था। तो मूलभूत अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किए। पाणिनि ने जो अनुसंधान किया, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं पाणिनि ने भी अनुसंधान किए हैं कि पाणिनि, पतंजलि जैसे लोग भी अनुसंधान किए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। हम भी ग्रंथ लिखते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं, मगर हम उनके बराबर में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो अनुसंधान है वो विशुद्ध अनुसंधान है, उसको प्योर रिसर्च कहते हैं। हम किसी एक विश्वविद्यालय के अधीन में 3 साल में या 5 साल में जो अनुसंधान करते हैं उसको अप्लाइड रिसर्च करते हैं। जो प्योर है उसका विभिन्न परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। हम जो करते हैं अनुसंधान विश्वविद्यालयों में या शोध विभागों में, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और जो न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी जैसे लोग अनुसंधान किए, वो सब प्योर रिसर्च में चला जाता है। या महर्षि पाणिनि हो, पतंजलि हो, वो सब जो अनुसंधान करते हैं उनका प्योर रिसर्च है, और हम जो करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च है। और स्कूल के जो एक टीचर, प्राइमरी स्कूल हो, कोई भी हो, 1 महीने के अंदर जो रिसर्च करते हैं ना, वो है एक्शन रिसर्च। एक्शन का मतलब है तुरंत अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शिक्षक अनुसंधान करता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट में फेल होना, स्कूल से भाग जाना, नकल करना, चोरी करना, ये सब जो होता है, कोई किसी ने टाइप करके दिया कि उसका प्रयोग संस्कृत में करना है, कुछ करके टाइप किया है, ठीक है, उनको समझाएंगे कोई। और 3rd यूनिट में है कंप्रेंशन। एक विषय दिया जाता है, एक टॉपिक या एक कंटेंट दिया जाता है, उसको पढ़ना है। वो किसी दैनिक जागरण से या दैनिक भास्कर से, इंडियन एक्सप्रेस से एक विचार दे देते, करंट विचार दे देते, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं,
वो सीधा नहीं होता है, टेढ़ा होता है, आपको ध्यान से उसको पढ़ के समझना होगा। एक बात याद रखिए संस्कृत वालों, आपको अंग्रेजी और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किसी एक भाषा में पकड़ या सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो आप फर्स्ट पेपर को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग हिंदी को मजबूरी में पढ़े, जब हम शास्त्र पढ़ रहे थे तब संस्कृत टीकाएं उपलब्ध नहीं थी यहाँ पर, तो हम लोग हिंदी में ही पढ़ने लगे। बाद में हमारी रुचि हिंदी की ओर बढ़ी, फिर बाद में हमने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से हिंदी में डिग्री हासिल की। तो इसलिए अब आपको अंग्रेजी में भी पढ़ना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, याद रखिए मैं एक ट्रिक्स आपको बताता हूं। नेट परीक्षा में क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में भी दिया जाता है और अंग्रेजी में भी। यदि आपको हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है तो आप अंग्रेजी में पढ़िए, और अंग्रेजी में कंफ्यूज हो रहा है तो हिंदी में पढ़िए। मैं आवाज आ रही है ना विपिन जी? हेलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में यदि आप पढ़ सकते हैं, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल आप में है, तो आप अवश्य पास कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें जो 10 मार्क्स है आपको फ्री में मिल जाएगा। और कम्युनिकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी का विषय है। इसमें जो प्रेषक होता है, सेंडर, कम्युनिकेशन का एक साइकिल है। कंटेंट होता है, सेंडर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। बीच में दो है, एनकोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हम आगमांग कहते हैं, या एनकोडिंग, पुट मैसेज इनटू कोड, एनकोड कहते हैं। ये भी एक आता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं या व्याख्यान दे रहा हूं, किसी एक छात्र डिकोडिंग नहीं कर पाया, उन्होंने कुछ लिखा, मतलब उसके समझ में नहीं आया, तो डिकोडिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये सब कम्युनिकेशन का है। ज्यादा भी पढ़ाना गलत है, ज्यादा भी संप्रेषण करना गलत है, क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन का सिद्धांत है जो टेक्नोलॉजी से है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय ज्ञान जो है, ये तो सामान्य ज्ञान में आता है। इसके लिए आपको उपकार प्रकाशन का एक किताब है, सामान्य तार्किक और गणितीय अभिक्षमता करके एक किताब है, उपकार प्रकाशन, आगरा से छपती है। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का भी एक किताब आप रख सकते हैं, दोनों आगरा से प्रकाशित है। तो इन दोनों किताबों के लिए आपको ज्यादा कष्ट, ऑनलाइन में तो उपलब्ध है, अमेजोन में भी या फ्लिपकार्ट में आप मंगवा सकते हैं। ये 2-3 किताब आप अपने पास रखिए, अवश्य रखिए। शिक्षण अभिरुचि का भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए किताबें तो मिलती है, मगर उतना नहीं है। जब आपको टाइम मिलेगा तब ये सब देख सकते हैं। दत्तांश विश्लेषण या डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, दत्तांश कहते हैं। कुछ भी सामग्री हम ले लेते हैं, उसमें दत्तांश का विश्लेषण करना ही प्रधान अंश होता है। डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा, दत्तांश को कैसे लिया जाए, सोर्सेस ऑफ डाटा। उसके लिए सोर्सेस ऑफ डाटा में हम अनुसंधान में कहते हैं संबद्ध साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो पीएचडी में तो हृदय भाग है, दत्तांश का विश्लेषण करना वो भी है। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी का विषय है। उसके बाद एनवायरमेंटल सिलेबस जो है वो एजुकेशन का भी है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, ये सब डिग्री में भी है, आचार्य में भी कभी कभी रखे हैं। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के सिलेबस में तो है ही है, तो ये कष्ट नहीं है। हायर एजुकेशन के बारे में डिग्री में आप पढ़े ही है। सिर्फ मुझे लगता है 6 या 7 जो खंड है, इनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जो कुछ भी हो, सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलंती। आप उत्साही है, परिश्रमी है, तत्पर है, सिद्ध है और अभ्यास करने के लिए उत्सुक है, तो आप अवश्य सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवसर है तो धन्यवाद। सबके लिए प्रणाम। रवि जी अनम्यूट करके।
अनम्यूट अनम्यूट। जी, विपिन जी, रवि दत्त जी नहीं है? अस्मि अस्मि महोदय। हरि ओम। जी विपिन महोदय। रविदत्त महोदय, धन्यवाद अर्पण के लिए उनको कहा गया था ना। जी जी, अहम उपस्थित हाँ, अस्मि। हाँ उपस्थित हैं। जी जी महोदय। ओम। धन्यवादाः महाभागाः सर्वेषाम्। अत्र अस्माकम् एषः यः प्रारम्भः ज्ञानयज्ञस्य अत्र समुपस्थितानाम् अस्माकम् आचार्याणाम्, अस्माकं विभागाध्यक्ष महाभागाः प्रोफेसर रणवीर सिंह महोदयाः, एते अस्माकं स्व आशीर्वचोभिः पोषितवन्तः अस्मान्। तर्हि एतेषां वयं हार्दान् धन्यवादान् ज्ञापयामः। ततः परं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह महाभागाः, एते नवनालंदा महाविहार संस्थानतः विश्वविद्यालयतः अत्र समुपस्थिताः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। महोदयानामपि हार्दं कारत्यज्ञं ज्ञापयामि। पुनश्च डॉक्टर गणेश टी पंडित महाभागाः शृंगगिरि कर्णाटकतः समुपस्थिताः। महोदयानामपि अहं भूरिशः धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य कार्यक्रमस्य समायोजकः डॉक्टर बिपिन कुमार झा महोदयः, यः अस्माकं संस्कृत विभागस्य हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य आचार्यः। अत्यन्तं समयानुकूलम् इदम् उपक्रमम् अत्र समुपस्थाप्य महाभागः छात्राणां कृते पुनश्च सर्वेषामपि जिज्ञासूनां कृते अवसरं कल्पितवान्। तर्हि एतस्य कृतेपि आचार्य डॉक्टर बिपिन कुमार झा महाभागः धन्यवादस्य पात्रः अस्ति। इदानीं बहु किमपि वक्तव्यं नास्ति। धन्यवादज्ञापनार्थम् अहं नियुक्तः आसम्। तर्हि संचालक महोदयायै अपि सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादः। सर्वेषां छात्राणां कृते शुभेच्छाः। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी का, जिन्होंने हम सबका धन्यवाद किया। तो रविदत्त जी का भी धन्यवाद तो बनता ही है, और एक सफल आयोजन के लिए विपिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इस सत्र के समापन की घोषणा करता हूं, और एक बार हम सभी समवेत स्वर में शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करते हुए आज की सभा का समापन करेंगे। और मैं फिर से एक बार अभिवादन, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे सबके साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रोफेसर राणा जी का, गुरुवर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी का, और जैसे गणेश जी ने कहा कि योजकस्तत्र दुर्लभ, तो हम सबका योजन संयोजन करने वाले, हम सबको साथ में जोड़ने वाले, एक सूत्र में पिरोने वाले डॉक्टर विपिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर के परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सभी शांति मंत्र, कल्याण मंत्र का पाठ करते हुए आज की सभा का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् भावे भवतु। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर विपिन जी